एक अभिलाषा मन में उठी है, एक उड़ान हमने भी भरी है। राह में हमारे बाधाएं खड़ी हैं, पर विश्वास की डोर बंधी है। जी हाँ, इसी विश्वास की डोर से आज महिलाओं ने अपने आप को सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचाया है। एक समय वो भी था जब बालिका होना एक अभिशाप माना जाता था, और यदि बालिका किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप में अक्षम है, उससे बढ़कर विडंबना तो कोई हो ही नहीं सकती थी। परंतु इस मिथ्या को आज इस समाज ने तोड़ दिया है। आज हमने विकलांगता जैसे शब्द को ही खारिज कर दिया है और उसे एक नया नाम दिया है, असाधारण प्रतिभा का, क्योंकि शारीरिक अक्षमता पर मानसिक मनोबल की जीत हुई है। इन उपलब्धियों के मुख्य स्तंभ हैं हमारा परिवार, समाज और सरकारी नीतियाँ। क्या वास्तव में हमने उपलब्धियों को हासिल किया है? क्या इन स्तंभों की सहभागिता प्रमाणिक हुई है? इसी के लिए आज हम आपको ऐसी दो प्रतिभाओं से मिलाते हैं जिन्होंने जिंदगी के संघर्ष करते हुए अपने आप को आज सफलता के मुकाम पर पहुंचाया है। जीजी विशा ने मेरी नए पंख दिए मुझको, सफल होने की इच्छा ने नया संकल्प दिया मुझको। स्वयं सीधा हूँ मैं, अब किसी का डर नहीं मुझको। जैसा कि आप जानती हैं, पिछले 50 वर्षों में देश में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है। हर पहलू से बालिका शिक्षा को एड्रेस करने की कोशिश किया गया है और रिसर्च के माध्यम से जो जो सवाल हमारे सामने आते हैं उनको कहीं ना कहीं हम इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि हर लड़की को आज हमारा प्रयास है कि शिक्षा से हम जोड़ें, और उन प्रयासों का हमें दिखाई भी देता है। आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कभी कभी हमारे सामने ऐसे सवाल आते हैं कि कुछ क्षेत्र जैसे कि आदिवासी क्षेत्र में है या अनुसूचित जाति की लड़कियां हैं या कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो आज भी अपनी लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखती हैं। और पिछले दशक में हमारा ये प्रयास रहा कि अगर लड़की किसी भी तरीके से उसकी ज़िंदगी में कोई और परेशानी है, कोई विकलांगता आई है या मानसिक है या फिजिकल है, हमें सब बच्चों को साथ लेकर चलना है और स्कूल में सब बच्चे एक साथ पढ़ाई करेंगे। कहीं ना कहीं परिवार का सहयोग, शिक्षा का सहयोग, स्कूल का, संस्था का, समाज का, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं वो महिलाएं जो शिक्षा से आज भी वंचित हैं, खासकर वो महिलाएं जिनको कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से वहाँ तक पहुँचने में असफलता मिलती है या सफलता मिलती है, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? क्योंकि मुझे लगता है ना सिर्फ एक डिसेबल्ड इंसान के लिए, बच्चे के लिए, हर बच्चे को एक फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम लोग, और फैमिली एज सच यूनिट ऐसा है कि हम लोग सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। किसी को ज़रूरत ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है, लेकिन सहारा हर एक कोई लेता है। मैं उस डॉक्टर की बहुत ग्रैटिट्यूड है मेरा, जिसने मेरी मदर को एम्स में, जब मैं आई जस्ट 3 months ओल्ड, तो उन्होंने कहा था जब आप बाकी बच्चों के अपने बच्चों को मारें तो इसको भी ज़रूर पिटाई करिएगा, ताकि अगर ये गलती करे। नेवर ट्रीट हर स्पेशल, आई मीन ईच चाइल्ड इज़ स्पेशल, मगर स्पेशल ट्रीटमेंट जो होता है वो कभी कभी आइसोलेशन ले आता है और एक सेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन। तो उस चीज़ को अगर आप इंसान को अगर एक पूरी ऑर्गेनिक ग्रोथ देना चाहते हैं इस बच्चे को, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको सब बच्चों के एट पार करें। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि चूँकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जो अभी भी अपने रूढ़िवादी जो विचार हैं उनसे निकला नहीं है, कोशिश ज़रूर कर रहा है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट बर्थ, अ न्यू सोसाइटी इज़ बीइंग बॉर्न, तो एक मुश्किल है उसका पैदा होना। लेकिन उस समाज से ज़्यादा बेटर है जो पहले था, जहाँ पे लड़की को अगर उसका जन्म होता है, उसको सोचा जाता था कि एक तो लड़की और ऊपर से विकलांग। मुझे अभी तक याद है, आई थिंक मैं 2-4 साल की होंगी, मुझे याद भी नहीं है, मैं अपनी दादी के साथ बाहर घर के बैठी हुई थी, तो कुछ लेडीज़ ने क्रॉस किया रोड, तो उन्होंने कहा ऐसे करके। तो बाद में फिर मैंने अपनी दादी से पूछा कि ये ऐसे क्यों कर रही थी, ये मुझे ये क्यों कर रही थी बेचारी। तो मेरी दादी, जो कि नॉट एजुकेटेड इन द एजुकेटेड सेंस, इन द डिग्री सेंस, मगर उन्होंने मुझे बताया, याद है, उन्होंने कहा कि बेचारे तुम नहीं हो, बेचारे वो लोग हैं। तो इस तरह से हम इस तरह की फैमिली में, जहाँ पे एक
नॉट वेरी ग्रेजुएट वुमेन, मेरी दादी, वो मुझे इस तरह का सपोर्ट दे रही है, तो वही सपोर्ट मेरे को यूज़फुल रहा है। हर बच्चे को, चाहे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द हैंडीकैप, इन हर बच्चे के अंदर कोई टैलेंट होता है। उस टैलेंट को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए पेरेंट्स का, फिर बाद में हमारी सोसाइटी का एक फ़र्ज़ होता है, कि ड्यूटी होती है कि हम लोग उसको हेल्प कर रहे हैं। और जब लड़कियों की बात आती है, वो तो हम लोग जानते हैं, जैसे आपने कहा कि वो बाद में सोचा जाता है, तो इसलिए वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, वो डबली ज्यूपिडाइज हैं। फर्स्ट बिकॉज दे आर गर्ल्स, एंड देन बिकॉज दे आर डिसेबल्ड, एंड देन व्हाट इज दे आर पुअर ऑल्सो। नवनीत जी का कहना, बालिका शिक्षा में परिवार एक अहम भूमिका निभाता है। परिवार का कंट्रीब्यूशन बहुत रहता है। अगर परिवार का सहयोग है तो लड़कियां शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं रहती हैं। मैडम, आप क्या सोचती हैं, क्या परिवार के साथ और भी ऐसे मुद्दे जुड़े हुए हैं जिनकी वजह से लड़कियां शिक्षा से वंचित रहती हैं? मुझे लगता है कि लड़कियों के बारे में तो कहा जाता है ना कि एक तो लड़की और ऊपर से अपाहिज, तो ये कहना अपने आप में ही, आप बहुत सारे परिवारों को देखेंगे जहाँ पे कि वो लड़कों को तो फिर भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं मगर लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, और उनको ये लगता है कि ये एक और बोझ बन जाता है, क्योंकि समाज इस तरह से बना होता है। और समाज जो होता है, मैं कभी नहीं मानती कि समाज और फैमिली जुड़े हुए नहीं होते हैं। फैमिली जो होती है, फैमिली की पॉलिटिक्स जो होती है, वो जो राजनीति जो होती है, वो हमेशा समाज से ही आती है। तो समाज जब नेगेटिवली देखती है लड़कियों को कि ये लड़कियां कर नहीं सकती हैं, अगर हम जेंडर रेशो को ही देखते हैं कि जेंडर रेशो नीचे आ रहा है, तो क्यों जेंडर रेशो नीचे आ रहा है? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि लड़कियां उतनी वैल्यूएबल नहीं हैं हमारे लिए। तो मुझे ये लगता है कि अगर घर के अंदर हम ये सोच पाएँ कि चाहे वो विकलांग लड़की हो या चाहे वो नॉर्मल लड़की हो, हर लड़की का हक है कि उसको पढ़ाई कम से कम मिलनी चाहिए। उस तरह से हम तो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, हम तो खाने पीने की बातें करते हैं। न्यूट्रिशन के अंदर भी पहले लड़कों को खाना दिया जाता था और फिर लड़कियों को खाना दिया जाता है। तो जब हम लड़कियों के बारे में सोचते हैं तो मुझे हमेशा से लगता है कि हम परिवार में, क्योंकि परिवार को इस तरह से नेगेटिव एटीट्यूड समाज से आए हुए होते हैं जो ये कहते हैं कि बेचारी क्या करेगी। और कई बार ये होता है कि वो माँ को भी बेचारी बना सकते थे कि ओहो बेचारी माँ क्या करेगी। तो वो जब बेचारी वर्ड आ जाता है, मैं अभी जयपुर गई थी और एक 8 साल की बेगर ने मुझे मिली और कहने लगी, लूली मैडम तू तो कुछ दे। तो उसने देखिए 2 चीज़ें उसने यूज़ करी, उसने कहा लूली और मैडम। मैडम तो ठीक है, मेरे पास पैसे थे, मैं दे सकती थी, बेगर थी वो, मैं पैसे थी। तो मैंने उसको कहा कि मैं तुमसे बातचीत तो करना चाहती हूँ और मैं तुमको ज़रूर खिलाऊंगी, पर तुम मुझे बताओ कि तुमने लूली कैसे कहा। तो कहती सब कहते हैं। तो मैंने कहा सब कौन? नहीं, टीवी कहता है, घर के लोग कहते हैं। तो जब आप इतने 8 साल की लड़की से अगर आप लूली सुन रहे हैं तो इसका मतलब कि इस तरह के लेबल समाज में गए ना, और समाज से फैमिली के अंदर गए और फैमिली से फिर स्कूल में गए। स्कूल में मैंने बहुत बारी देखा है, कॉलेज मुझे अभी तक याद है कि मेरे एक कलीग हैं जो ब्लाइंड हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं। तो वो कहते हैं कि जब मैं कॉलेज जाता था तो एक जो मेरा टीचर था वो कहता है, क्या यार तुम लोग मुँह चला के आ जाते हो यहाँ पे, जैसे कि उनके पास हक ही नहीं है पढ़ना। और ये लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उन लड़कियों को एक पर्टिकुलर लेवल तक वो या हॉस्टल में रह सकते हैं या उसके बाद नहीं जा, उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी वहाँ नहीं मिलती है। तो कहीं तक आपने 5वीं तक पढ़ाई की, फिर आप मान लीजिए हॉस्टल में चले गए, उसके बाद आप जा नहीं पाए, तो पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं वंचित होती चली गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो है ये टीचर्स के भी एटीट्यूड, क्योंकि टीचर्स को भी ये लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो सडनली उनको याद आएगा कि अरे स्टीफन हॉकिंग ने इतना काम करा है, अरे हमारे हिंदुस्तान में अश्वक्रा को देखिए आप, अगर आप सूरदास को देखते हैं, अगर आप इतने सारे लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया है लेकिन हमने नहीं सोचा। तो अगर हम ये सोचते हैं कि ये कर सकते थे तो आफ्टर ऑल पढ़ाई तो की होगी ना वहाँ पे। लेकिन जब हम ये सोच ही ले लेते हैं नेगेटिव कि ये लोग नहीं आगे जा सकते, इनसे पॉसिबल नहीं है इनके पास। मुझे अभी भी याद है, मैं इस एक कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ौदा गई, तो वहाँ पे मैं अगली वाली सीट को लेती थी क्योंकि मेरे लिए आसान है अगली सीट पर पढ़ना। तो जो उनका कंडक्टर था उसको पीछे बैठना पड़ता था।
तो वो जैसे ही हम लोग इधर एक तरफ को आए तो वो उस आदमी को, अपने ड्राइवर को कहने लगा, ये अपने घर में चुप करके क्यों नहीं बैठती हैं, हर जगह जाना चाहती हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हर जगह जाना चाहती हैं, मतलब क्या मैं 3 दिन रहती या 4 दिन रहती, लेकिन ये भी उनको मुश्किल लगा। तो आप खुद सोचिए कि जिस स्कूल और जिस कॉलेज में हमने जाना है उसमें कितनी एम्पैथी हम उन लोगों के लिए रख सकते हैं, और कैसे हमने ये बदलाव को लाना है कि हम ये सोच सकें कि ये बच्चे उतने ही ब्राइट हैं, उतने ही शार्प हैं, सिर्फ उनको, जैसे मैं कहती हूँ, एक अपॉर्चुनिटीज़ की फील्ड नहीं होती है जिसमें खेलने की फील्ड बोलते हैं हम लोग, कि वो फील्ड खेलने के लिए चाहिए। अगर आप वो फील्ड ही नहीं देंगे तो वो आगे कैसे जाएंगे। और मेरी रिसर्च ये कहती है कि वाकई में फैमिलीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरत होती है कि उनको सेंसिटाइज करना, उनको अवेयरनेस, उनको ये करना कि ये शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है, और ये शिक्षा तभी आप दे सकेंगे। अब मैं ये शिक्षा के साथ जुड़ी हुई एक बात है, जैसे कि हम कहते हैं कि लड़कियां कहती हैं कि इस लड़की को क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत मुश्किल होती है तो हिस्टेरेक्टमी करवा लेते हैं। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप ये हिस्टेरेक्टमी क्यों कराते हैं, तो कहते हैं कि अगर फिर इसको अब मतलब प्रेगनेंसी होगी तो हम क्या करेंगे। तो आगे से फिर मुझे यही समझ में आती है कि इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि एब्यूज़ तो हो सकती है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। तो आप खुद सोचिए ना कि लेजिटिमेटली आप ये कह रहे हैं कि अब्यूज़ हो सकती है, लेकिन हम दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे। और अब आप स्कूल्स के बारे में सोचें, कॉलेजेस के बारे में सोचें, कितनी हमने सिक्योरिटी रखी हुई है कि हम डिसेबल्ड लड़कियों की अब्यूज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए, और हम उनको उस तरह से एक ऐसा माहौल दें जहाँ वो एक स्वतंत्र रूप से पढ़ाई कर सकें। ये मुझे लगता है कि बहुत ही अहम है। आपने कहा परिवार का सहयोग बालिका शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, और परिवार ही एक ऐसी भूमिका निभाता है जिससे लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। ये सही है, परिवार का सहयोग ज़रूरी है, परंतु परिवार के साथ साथ शिक्षा संस्थानों का भी बहुत सहयोग चाहिए। उनकी भी भूमिका बहुत अहम है। अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि ऐसे बच्चों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, हमारी जो स्कूल हैं डिस्करेज तो नहीं करते हैं परंतु एनकरेज भी नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आज भी संवेदनशीलता की कमी है। आपका क्या कहना है? मेरे घर के पास एक छोटा सा स्कूल होता था, मेरी मदर मुझे बिठा के आई वहाँ पे, तो वो ABC लिखा रहे थे। आई गेस माई लव फॉर लिटरेचर एंड लैंग्वेज बिगैन देयर, क्योंकि उन्होंने मेरे को स्लेट दिया, तो स्लेट पे सब बच्चों को बोला A लिखो, तो मैंने A लिखा और उन्होंने क्लास में शो किया कि देखो इसने कितना अच्छा A लिखा है। सो आई फेल इन लव विद इट, अच्छा, which means I can do something, and that's why I began to read more, and I used to love reading. मेरे पेरेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ, क्योंकि स्कूल्स बिल्कुल भी विलिंग नहीं, मैं अनविलिंग नहीं थे, मगर वो कहते थे हम कैसे इसको रखेंगे, इसको बाथरूम जाना है तो कैसे, इसको कुछ करना है तो कैसे, कौन लेके आएगा। एक चीज़ भूलती नहीं है, एक उन्होंने पियोन रखा हुआ था जो कि मुझे बाथरूम लेके जाता था, तो बाथरूम ले जाके, तब आई वॉज इन क्लास सेकेंड, मुझे अभी तक याद है। तो बहुत ज़ोर से जैसे इंसान को होता है, तो एक दो तो मेरे को लेके जाता था, वो मुझे बाथरूम में वो पॉट होता था तो उसके पास खड़ा कर देता था जिससे कम आउटसाइड, और फिर मैं अपने को जो रिलीव कर रही थी तो उसको बुलाती थी। मुझे अभी तक याद है उसकी, वो बात भूलती नहीं है। वो मुझे एक दिन लेके जा रहा था, शायद उस दिन वो उसका दिन बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, मैं उसको ब्लेम नहीं करती, हर इंसान के साथ होता है। तो क्या किसी ने उसको जो बोला होगा जाओ उस बच्चे को लेके जाना है, तो उसने मुझे उठाया और लेके जा रहा था। रास्ते में कहता है, अरे बिटिया तुम्हें पता नहीं कितना मुश्किल है तुम्हारे लिए, तुम काहे परेशान होती हो, क्यों, तुम छोड़ दो ये सब चीज़ें, बहुत मुश्किल है, कौन लेके जाया करेगा तुम्हें। सो इट्स यू नो, एंड व्हेन आई कंप्लीटेड माय PhD आई वेंट फॉर अ जॉब इंटरव्यू, सो दे सेड हाउ विल यू कम टू टीच, सो इट वाज लाइक आई हैव गॉन बैक टू वेयर आई वाज, थिंग्स हैड नॉट चेंज्ड। आज इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर है। ऐसा मानना है कि सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, एक ही क्लासरूम में पढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हों या शारीरिक रूप से किसी भी अक्षमता का शिकार हों। आप तो ऐसे स्कूल में पढ़ी हैं जहां सब बच्चे मिलकर पढ़ते थे। कभी आपको ऐसा लगा कि वो उस माहौल में अपने आप को आपने अकेलापन महसूस किया? कभी आपको ऐसा लगा कि आप अकेली हैं? मुझे
क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को मतलब रिसर्च भी करती हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे बच्चे आइसोलेटेड फील तो कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं शायद स्कूल में शायद मुझे थोड़ी लोनलीनेस एक्सपीरियंस मैंने करी होगी। ह्यूमन माइंड जो होता है ना, कभी कभी नेगेटिव को भूल जाता है, पर जो पॉजिटिव याद है, मुझे याद है मैं होली चाइल्ड में पढ़ाई मैंने की और हमारा खूब सारा लंबा कॉरिडोर होता था। तो मैं क्लास मतलब हाई स्कूल में थी और वो एक छोटी सी लड़की थी जो कैलिपर्स मेरी तरह से पहनती थी और वो शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। तो जब ब्रेक होती थी तो वो मतलब ऐसे आप सोचिए कि पूरी लेन के एंड तक रास्ता होगा, तो वो पूरी लेन में ब्रेक में वो मेरे को मिलने आती थी और मुझे एकदम से लगता था कि जैसे मैं सिर्फ वैसी हूँ और वो मेरे जैसी है। मतलब मुझे तो शायद जितना याद था कि नहीं था, लेकिन उसको ये होता था कि वो हर ब्रेक में दीदी कह के वो मुझे मिलने आती थी। तो वहाँ से मुझे ये लगता था कि कितनी उसके अंदर भी ये नीड होती थी कि मैं एक ऐसे इंसान को मिल पाऊँ जो बिल्कुल मेरे जैसी है, क्योंकि मैं भी वैसे ही कैलिपर्स पहनती थी और स्कर्ट्स वगैरह तो एक ही जैसी होती थी। तो वो एक याद मेरे अंदर रहती है जो कि मैं सोचती हूँ कि कहीं कहीं पे शायद वो, जब आप आइसोलेशन की बात पूछ रही थी मेरे से, तो कैसे वो रहती है और कैसे वो मुझे मिलने आती थी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज इंक्लूसिव एजुकेशन पर बहुत जोर है और हम इंक्लूज़न को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ऐसे स्कूल हों जहां हमें इंक्लूसिव एजुकेशन में सफलता प्राप्त हो। इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी तरफ आज भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है? शिक्षा सिर्फ बैठना नहीं होता है एक स्कूल में, शिक्षा बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ होता है और मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए वो शिक्षा जब अगर हमें देनी है तो उसको हम तभी दे सकते हैं जब हम उनको सभी सहूलतें दे पाएँ और फिर हम अपने करिकुलम को उस तरह से बदलें। और मुझे ये भी लगता है कि इसके लिए, जैसे कि इतना सारा काम अभी 4 ईयर कोर्स का दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है, इतने सारे फाउंडेशनल कोर्सेज भी डाले गए हैं, लेकिन कहीं भी डिसेबिलिटी को समझना, विकलांगता है क्या, कहाँ पे ये एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई है, इसको हमने नहीं डाला। तो उससे क्या होता है कि एक ये एज अ स्पेशल कोर्स बन जाता है, कभी सिखा दिया कभी नहीं सिखा दिया, तो एक बड़ा टेंटेटिव तौर के ऊपर इसको हम शिक्षा को समझते हैं। और ऑल्सो मेरे को एक और चीज़ जो बहुत स्ट्राइक करती है, एक टोकनिज्म भी बन जाता है। कहीं ना कहीं आपको लगा कि विकलांगता जो है अभी भी आज भी हमारे समाज में वो स्पेस क्रिएट नहीं कर पाई है जिसको होना चाहिए था। मेरे को लगता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अब तो थोड़ा सा बेटर हो गया। जैसे हमारे JNU में जब मैंने 2000 में ज्वाइन किया था, नंबर ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स बहुत कम होते थे, लेकिन 2013 में अब उनकी सेकंड लिस्ट भी निकलती है। हर सेंटर में रिजर्वेशन तो हैं ही हैं, उसके अलावा स्टूडेंट बॉडीज़ यहाँ पे जो हैं, डिसेबल्ड एसोसिएशंस हैं, दे आर वेरी एक्टिव एंड आर्टिकुलेट। और क्या बच्चे आते हैं, क्या बच्चे, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। मेरी एक स्टूडेंट थी LMLU, वो आंध्र प्रदेश की थी, उसके पेरेंट्स जो थे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे। अब वो लड़की PhD कर रही है हमारी सेंटर से और IP कॉलेज में परमानेंट पोजीशन है लेक्चरर की, और उसको शी इज़ विजुअली चैलेंज्ड। कितनी मुश्किल से वो उठ कर आई। उसको मैं देखती थी, पढ़ाती थी, तो मैं उसको हमेशा कहती थी LMLU तुमसे मिलकर, तुमसे पढ़ा के तुमको मुझे लगता है कि आंखों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने रिजर्वेशन करी और हमने कहा कि बच्चों को आना चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 1400 सीटों में केवल 400 बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अब आपको ये सवाल आप पूछिए कि क्यों 400 बच्चे आते हैं, क्योंकि किसी ने स्कूल से आना है ना। तो स्कूल अगर उस तरह से नहीं बनते हैं जिसमें कि विकलांग बच्चे नहीं आ पाते हैं, तो मुश्किल तो रहेगी ही रहेगी। इसलिए नहीं है क्योंकि हम आपको केमिस्ट्री में जाना है और केमिस्ट्री की अगर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है लैब, तो आप लैब में नहीं जा पाएंगे, तो आपको केमिस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, या आपको कोई और जैसे चीज़ है जो कि ऊपर है आप उसको छोड़ने, या आप साइन लैंग्वेज को बिल्कुल
अपनाते ही नहीं हैं। आप ऑरल उसमें ही बच्चों को कहना चाहते हैं, तो उन बच्चों को तो वो नहीं समझ में आ रही है बात। तो ऐसा क्यों नहीं है कि हमने ये साइन लैंग्वेज को क्यों नहीं आगे ला पाए हम, क्योंकि ये भी तो एक तरह की लैंग्वेज है ना, जैसे आपने इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, स्पेनिश सब सिखाई, इस तरह से आप साइन लैंग्वेज भी तो सिखा पाते थे ना। इसीलिए अगर आप देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत कम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे आते हैं, क्योंकि उनके पास फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं रहती है कि वो वहाँ पे पढ़ पाएँ। या जो मोबिलिटी इम्पेयरमेंट आती है, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कि अगर आपको 3rd फ्लोर पे जाना है तो लिफ्ट नहीं है, और अगर 3rd फ्लोर में जाना है तो आप कैसे जाएंगे, तो कुछ क्लासेस आपको वहाँ पे मिस करनी पड़ेंगी। आपने मेहनत से, लगन से, बहुत प्रयासों से पढ़ाई पूरी की और अच्छी पढ़ाई पूरी की, पीएचडी की डिग्री हासिल की। अब पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद आपने सोचा कि मैं नौकरी करूंगी। नौकरी के लिए आप बाहर निकली, बहुत सारे लोगों से आपकी भेंट हुई, इंटरव्यू बोर्ड को फेस किया, कई जगह आपको उस दौरान में जाना पड़ा। कभी आपको ऐसा लगा कि वहाँ से आपको एनकरेजमेंट मिला, सपोर्ट मिला, कोऑपरेशन मिला, या ऐसी फीलिंग आई कि आज भी समाज डिस्करेज करता है ऐसी लड़कियों को जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं? I joined JNU in March 2000 as assistant professor, and उससे पहले मैं ये बात बताना चाहूँगी, when I was searching for jobs in DU, मैं JNU कानपुर में काम कर रही थी, मेरे को लेकिन दिल्ली आने का शौक़ था, बहुत मेरा दिल था दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने को। तो मैं जब 3-4 मैंने इंटरव्यूज़ दिए तो वहाँ पे आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, बट आई वॉज नेवर कॉल्ड। वो लोग सोचते थे कि आप पढ़ाने कैसे आएंगी, और डिफरेंट तरह के इश्यूज़। लेकिन और मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। फिर मुझे कॉल आया गार्गी कॉलेज से, वहाँ पे प्रिंसिपल थी प्रोफेसर हेमा राघवन। शी इज़ माई मेंटोर, मैं उन्हें अपना मेंटोर मानती हूँ। इसीलिए मैं अब इस नतीजे पहुँची हूँ कि क्योंकि कोई और डिसेबल्ड है, ज़रूरी नहीं है कि मेरा उसे वेवलेंथ मिलेगा। क्योंकि कोई सिख है, जैसे कि मैं सिख हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझे अच्छा लगे। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वी कैन ओनली क्रिएट अ फ्रेंडशिप ऑफ आइडियाज़, इट्स अ कम्युनिटी ऑफ आइडियाज़। तो जैसे ही मैं उस रूम में उनके एंटर करी, प्रोफेसर हेमा राघवन के गार्गी कॉलेज, उन्होंने मुझे 5 मिनट इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा यू कैन जॉइन फ्रॉम टुमारो। नवनीत जी का कहना है कि उनको नौकरी में काफ़ी परेशानियां आई, कभी कभी ऐसा भी लगा कि भाई नौकरी लेना बहुत मुश्किल है, और डिप्रेशन भी फील होने लगा। परंतु आपको कैसा लगता है, क्या आपको भी लगा कि आपको डिस्करेजमेंट मिला? नहीं, मैं शायद मेरा जो टाइम था वो 80s का था, तो रिजर्वेशन तो थी नहीं तब। और क्योंकि मैं आप ये कह सकते हैं कि माँ बाप की की वजह से पढ़ाई अच्छी की थी मैं, और तो मुझे तो रोक नहीं पाए। लेकिन ये ज़रूर है कि अब जैसे जैसे मैं व्हीलचेयर मैंने यूज़ करना शुरू किया है, तो बहुत सारी जिम्मेवारियां जो होती हैं ये छीनते चले जाते हैं। क्योंकि एक तरफ से वो कहना तो ये चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, हमने तुमको तंग नहीं करा है। नहीं, नौकरी को तो कुछ कर नहीं सकते वो, क्योंकि आप उसको कर नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरे रूप में ये होता है ना कि आप, जैसे मैं विमेंस डेवलपमेंट सेल को डील करती थी, लेकिन अब ये बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं जो लेते चले जाते हैं, क्योंकि लिफ्ट नहीं है तो आप ऊपर जा नहीं सकते। तो वो एक रूप से ये कहेंगे कि नहीं नहीं, हम तो तुम्हें बचा रहे हैं उसमें से। या जैसे टीचर इंचार्जशिप है, तो ये है, अब मैं ले नहीं पाई, क्योंकि अगर मैंने प्रिंसिपल को मिलना है तो मुझे ऊपर तो जाना पड़ेगा ना। अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ना है, बार बार लाइब्रेरी कंसल्ट करना है, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारे अपना रिसर्च वर्क करना है। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपको लगता है कि कहीं हमारा किसी भी प्रकार की अगर विकलांगता हमारे सामने आती है, तो क्या उससे कुछ प्रॉब्लम महसूस होती हैं? इन माय प्रोफेशन टीचर में मेरे के लिए पढ़ना ज़रूरी है, अपडेट रहना मटेरियल है, रिसोर्स मटेरियल्स हैं, रिसर्च करनी है, कॉन्फ्रेंसेस पे जाना है। ये सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि यूजीसी ने मापदंड लगाए। एक इंसान को ग्रो करने के लिए बहुत कुछ अपना जो करियर है, जो नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज को डेवलप करना पड़ता है। और यहीं पर आकर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा जो मैंने ऑनेस्टली कभी सोचा नहीं था, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी।
पहले मेरी मदर जाके मेरे लिए लाइब्रेरी से किताबें ले आती थी, ठीक है, अब नहीं जा सकती, अब वो मुझे करना है। अब ऑनलाइन आ गया है, ई बुक्स हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा, एक्सेसिबिलिटी हर इंसान के लिए होती है ज़रूरी, विकलांग लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, मैं लाइब्रेरी कैसे जाऊँ? अब हमारी लाइब्रेरी में होता है, IIT में जब मैं पढ़ती थी, लाइब्रेरी में आप लाइब्रेरी में अंदर मैं एक बार गई हूँ, सिर्फ एक बार गई हूँ। लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, सब लोग करते हैं, मेरे लिए आ जाती हैं किताबें, लेकिन वो जो मज़ा है वहाँ पे जाके बैठ के पढ़ने का, वो हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। एक्सेसिबिलिटी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एवरी डिसेबल्ड पर्सन नीड। वो एक प्रोविज़न हर इंसान की लाइफ में ज़रूरी। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के कैसे जाएगा? डिसेबल्ड के लिए तो पहले गिवन पोजीशन ऐसी है कि उसको चाहिए, उसको लिफ्ट चाहिए, उसको एलिवेटर, हर चीज़ चाहिए, वहाँ व्हीलचेयर होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ व्हीलचेयर रखनी शुरू करी है लाइब्रेरी में। ज़िंदगी की बहुत लंबी यात्रा आपने तय की, पढ़ाई की, नौकरी प्राप्त की, आज एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रही हैं। कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बीइंग ए फिजिकली चैलेंज्ड वुमन? मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा कभी मुझे नहीं हुआ है। मेरी जो एक कलीग हैं, वो कोई भी नोटिस जो ऊपर होता है वो हमेशा पहले, अब जैसे कल छुट्टी थी आज, तो उनका मैसेज आ जाता है कि मेरे SMS में कि छुट्टी है अनीता, या अनीता ये काम करना है, ये करना है। तो बहुत सारी, अब मेरा जो डिपार्टमेंट है, मेरे को तो कभी इस तरह की तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक डिपार्टमेंट, बहुत सारे कलीग्स ऐसे हैं जो कि कभी कभी आपको ये समझना भी नहीं चाहते हैं कि आप क्यों स्टाफ काउंसिल में आते नहीं हैं, आप क्यों एक स्टाफ एसोसिएशन की मीटिंग में नहीं आते हैं, क्यों आप फेयरवेल्स के अंदर नहीं आते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं पूछने की कोशिश की कि अनीता तुम वहाँ क्यों नहीं हो। मेरा एक स्टूडेंट है संदीप सिंह, उसने सेंट स्टीफन्स में भी ज्वाइन किया है, वो विजुअली चैलेंज है। उससे मुझे वो बात पता लगी जो मैंने कभी फील नहीं की थी। उसने बोला मैम स्टाफ रूम में अभी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, और मैंने गार्गी में थोड़े समय पढ़ाया तो मैं देखती थी ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था कि ख़राब हो, लेकिन एक एटीट्यूड जो होता है ना, जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है, अगर मैं गिर जाऊँगी तो मदद करने सारे आएंगे, लेकिन ये एटीट्यूड होता है, आपको पता लग जाता है बॉडी लैंग्वेज से कि दूसरा इंसान ये नहीं कि मेरे बारे में कोई गलत बात सोच रही है, लेकिन एक एटीट्यूड। अगर आपके स्टाफ रूम में अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो सोचते हैं अरे इसको दे दो ये कमरा। मुझे अभी याद आ गया, आपने मेंशन किया, कलीग से याद आया, मैं जब गार्गी में पढ़ाने गई तो मेरी क्लास जो उन्होंने करी, तो उन्होंने मेरे को ना ठीक से क्लासरूम दिया नहीं, तो उन्होंने कहा अच्छा आप यहाँ पढ़ा देना, यहाँ पढ़ा। तो मुझे याद है मैंने उस वक्त जो चेयरपर्सन थी, मैंने प्रिंसिपल के रूम में बोला था कि मैं यहाँ पे अगर मैंने कोचिंग सेंटर खोलना होता तो मैं घर में भी खोल सकती थी। अगर मैं अपने घर से बाहर निकल कर आई हूँ तो ये मेरा हक बनता है कि मैं वैसे ही पढ़ाऊँ जैसे बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं। मुझे अभी तक याद आ रहा है प्रिंसिपल का ऑफिस, उन्होंने कहा नो नवनीत व्हाट्स द प्रॉब्लम, तो कमेटी रूम में पढ़ा लेना। मैंने कहा वाई, आई ऑल्सो नीड अ क्लास रूम, तो यू हैव टू गिव मी अ क्लास रूम। ये मैंने घर बैठ के कोचिंग सेंटर तो खोला नहीं है जो कि मैं आराम से कर सकती हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं करना है क्योंकि आई एम अ पीपल्स पर्सन। जब मुझे समाज से जो मिला है मुझे वापस देना है और मैं क्लासरूम में देना चाहती हूँ, तो ये मेरा हक बनता है कि क्लासरूम में वो सब चीज़ें हों, क्लासरूम से बाहर भी, जो कि मेरे को एज अ टीचर ग्रो करने में मेरे लिए हेल्पफुल रहें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज इंक्लूसिव एजुकेशन पर बहुत जोर है और हम इंक्लूज़न को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ऐसे स्कूल हों जहां हमें इंक्लूसिव एजुकेशन में सफलता प्राप्त हो। इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी तरफ आज भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है? तो अगर मैं टीचर हूँ और मैं खुद भी एक मार्जिनलाइज ग्रुप से हूँ तो मेरे अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। मेरे को ये महसूस करना चाहिए कि स्टूडेंट क्या फील कर रहा है या फील कर रही है। डिसेबिलिटी उसकी भी है, सिर्फ उसकी नज़र नहीं आती। अगर वो किसी मार्जिनलाइज ग्रुप से आया है या अगर वो कहीं ऐसी जगह से आया जहाँ इंग्लिश बोल नहीं पाता है लेकिन आ गया, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको इनकरेज करूँ। यही चीज़ स्कूल्स में होनी चाहिए। स्कूल में जैसे आपने इतने साल अपना एक्सपीरियंस, तो आपको लगता है कि कोई स्कूल में ऐसी कोई ख़ास हमें आज ज़रूरत है इंक्लूज़न को सक्सेसफुल बनाने के लिए?
आपको पेरेंट्स का सपोर्ट था, आपको स्कूल का भी सपोर्ट मिला, पीयर ग्रुप का भी सपोर्ट मिला, लेकिन आप रिकॉल करके कहीं ऐसा महसूस करती हैं कि हाँ कुछ एक चीज़ें कमी हैं जिनको आज हमें स्कूल्स में लाना है, और वो सक्सेसफुल स्कूल बनाना के लिए जिनमें आज हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सब बच्चे मिलकर पढ़ें, सब बच्चे एक साथ पढ़ें, सब बच्चे एक दूसरे के बारे में समझें। कोई हमारे सामने डाइवर्सिटी है, हम उसको प्यार करें, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन को हम ख़त्म करें। तो कौन सी चीज़ें ऐसी आपको लगता है कि जैसे आज हमारे सामने एक चैलेंज है, हमें उस तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहिए? I think basically in the school teachers ही mentors होते हैं। टीचर्स अगर चाहें तो बच्चे को ख़राब कर सकते हैं, टीचर अगर चाहें तो ज़िंदगी बना सकते हैं, ये मेरा मानना है। इसलिए हमारा जो रोल होता है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मेरी क्लासरूम में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, वो आकर मुझे कहते हैं कि मैम हमें डर लगता है बोलने में। तो फिर ये अगर मैं उन्हें बोलूँ कि तो तुम आई क्यों, तुम्हें तो अपने गाँव में रहना चाहिए, तुम्हें क्या पता नहीं JNU का स्टैंडर्ड क्या है, दैट्स रॉन्ग ना, दैट्स वेरी रॉन्ग, दैट्स क्रूल। तो ये मेरी ड्यूटी बन जाती है कि हम उसको एक्सेप्ट करें और बच्चों को इनकरेज करें, और साथ साथ बच्चे को कहीं ना कहीं एम्पावर करने की कोशिश करें कि नहीं ये समस्या नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये चैलेंज है, इसको फेस करना है और हमें बाहर निकलना। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप डरो मत, क्योंकि अगर आप डर जाओगे तो आपके अंदर जो टैलेंट है वो वहीं दब जाएगा। और डराने वाले बहुत लोग होते हैं, क्योंकि सब लोग, जैसे आप देखिए, बात सिर्फ उन बच्चों की नहीं है जो रिक्शे में मुझे लंगड़ी कहते थे। क्लासरूम के अंदर MA लेवल पर भी आप एक दूसरे के साथ बुली कर सकते हैं। हाँ। बुली करना पीटना नहीं होता सिर्फ, आप जैसे वो तो एक सोशल ऐसे अगर बच्चा कोई प्रेजेंटेशन कर रहा है क्लास में और दूसरे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं करेगी, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैंने बोलो कीप क्वाइट, गिव रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंटर, ये मेरी ड्यूटी है। इसी तरह स्कूल में भी, स्कूल में अगर टीचर्स, देखिए B.Ed अगर तो सब कर लेती हैं, मगर आपको B.Ed करने का मतलब ये नहीं होता स्कूल में जाके पढ़ा लो। B.Ed का सबसे पहले मैंडेटरी होना चाहिए आपका माइंडसेट क्या है, आप इस लायक हो कि बच्चे को पढ़ा सको। सिर्फ डिग्री से लायक नहीं होता इंसान। तो B.Ed के लिए हमें टीचर्स को तैयार करने की जरूरत है कि पहले हम उनको सेंसिटिविटी बनाएं, उनको माइंडसेट को, उनके एटीट्यूड को समझें, एटीट्यूड को बदलें, उसके बाद हमारा कंटेंट आता है। अगर कोई क्लासरूम में टीचर आती है जो बच्चा, हमें क्या पता वो स्कूल का बच्चा जो है, बच्ची जो है डिसेबल्ड, वो कितनी मुश्किलों से वहाँ तक पहुँची है, और आप कह दो कि अरे तुम ठीक से तुमने ये लिखा नहीं, और क्या पता उसको समझ नहीं आया, क्या पता डिसलेक्सिक है, कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऑर्थोपेडिकली चैलेंज है बच्चा, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, विजुअली चैलेंज है, तो क्या आप स्कूल में विजुअली चैलेंज बच्चे को कोई रीडर दे रहे हैं? क्या टीचर इस बात को समझ रही है? जब मेरी क्लास में विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ, तो मेरे को अपनी टीचिंग उसी मुताबिक करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह सकती क्लास में कि आप लोग, हाँ, पेडागोजी चेंज करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह सकती कि आप लोग चलिए पढ़िए, मैं कहती हूँ आप लोग एक लोग पढ़ जोर से बोलो। और अगर वो टीचर्स को तैयार करना भाई क्या हमारे आर टीचर्स इक्विप्ड टू डील with the reality of a disabled person in the classroom, because the teacher is I think after the family teacher, जो गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। दिस इज़ व्हाट आई फील कि इंक्लूजन का जो शब्द है वो सिर्फ शब्द ना रह जाए, वो हमारी विचारधारा बननी चाहिए, है ना, स्टेट ऑफ माइंड बनना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बात कही थी कि वॉर्स जो होती हैं पहले दिमाग में हम लड़ते हैं, पहले व्हेन वी फाइट वॉर्स वी फर्स्ट थिंक येस आई वांट टू फाइट दैट कंट्री, व्हेन वी क्रिएट पीस वी थिंक वी मस्ट हैव पीसफुल रिलेशंस। इसी तरह से अगर हम इंक्लूजन की बात करते हैं, सिर्फ फिजिकल इंक्लूजन नहीं है कि आपने दो डेस्क साथ लगा दिए, एक हैंडीकैप को बिठा दिया दूसरे नॉर्मल को, नहीं, नेसेसरी मैंडेटरी होना चाहिए कि आप दूसरे वर्ल्ड में तो जो उसकी दुनिया है वो जाने और उसकी दुनिया को वो जाने, तभी तो दोनों की दुनिया एक होएगी। और ये, और दूसरी बात है उसमें अगेन आई थिंक कि ये हमारे जो स्कूल्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। टीचर्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। एक क्लासरूम जो है वो एक माइक्रो सोसाइटी है,
उसके अंदर अब हर तरह के बच्चे आते हैं, हर तरह के बैकग्राउंड से। तो हर तरह के बैकग्राउंड में हर तरह का कल्चरल स्टीरियोटाइप्स होते हैं, उनके साथ हमें बैटल करना है, फाइट करना है, ताकि उनको ब्रेक करना है, और ये टीचर का रोल होता है। मेरा ये मानना है कि जो विकलांग बच्चे हैं, क्योंकि समाज के नज़र में हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे बस वो बेचारे हैं, तो इस करके शिक्षा ने भी उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि कोठारी कमीशन से लेकर अब तक हम लोग हमेशा सोचते आए हैं कि शिक्षा हम कैसे उनको दे पाएँ, मगर मुझे ये लगता है कि सरकार ने उसको जैसे भी सोचा है वो हमेशा एक प्रोजेक्ट की तरह सोचा है। कभी इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में सोचा, कभी पाइड के बारे में सोचा, कभी नई 86 की थी उसमें सोचा, तो बहुत सारे सोच तो आई, और ये सोचा भी कि उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन हम ये लोग ये नहीं सोच पाए कि, और फिर RTI भी आया, तो हम लोगों ने बहुत सोचा कि शिक्षा मिलनी तो चाहिए, लेकिन शायद एक वो जो स्पेशल जुड़ गया उनके साथ कि स्पेशल एजुकेशन देना है और स्पेशल एजुकेशन के रूप से देना है, वो जो है उनके लिए मेरे ख्याल में बहुत रुकावट बन गया। क्योंकि स्पेशल एजुकेशन का मतलब हर एक को स्पेशल एजुकेशन चाहिए। ज़रूरी ये था कि हमारी पेडागॉगी, हमारे तरीके क्या हैं, हम किस तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर हमने उन चीज़ों को ना सीखा हुआ हो तो हमको यही लगेगा कि स्पेशल एजुकेशन चाहिए। हाँ, कि मैं जिस एक अध्यापक की तरह ये समझती हूँ कि मनोवैज्ञानिक रूप में शिक्षा देना हर एक के लिए पॉसिबल है। सिर्फ ये है कि हमारी मोटिवेशन क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है। अगर हम उन सब बच्चों को अंदर लाना चाहते हैं तो हमारे तरीके बदलने पड़ेंगे। आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड बाय गॉड और बाय एनी द क्रिएटर दैट उसने मुझे इस तरह के काम मैं जो करती हूँ इसमें हूँ मैं, जैसे कि आई एम इन टच विद नॉलेज एंड आई कैन प्रोवाइड समथिंग मीनिंगफुल to my society. Whatever I've gained from my society, I feel that it's time now for me to pay back or give back as a gift. So I'm very happy. I'm most happy in my classroom. अब मुझे पता नहीं लगता 2 घंटे का क्लास कैसे हो जाती है. So that way I'm very happy. So there is no regret as such for the journey. तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। जग उजियारा जब फैले तो मन उजियारा हो, इस उजरे दर्पण पर प्राणी धूल ना जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। डॉक्टर नवनीत सेठी से और डॉक्टर अनीता घई से बातचीत के दौरान हमारे सामने जो निष्कर्ष आते हैं उसमें मुख्य मुद्दे ये हैं कि आज भी परिवार बालिका शिक्षा की अहमियत को नहीं समझते हैं। समाज में, परिवारों में लगातार हमें काम करने की ज़रूरत है ताकि हम उन्हें बालिका शिक्षा की इम्पोर्टेंस के बारे में बता सकें। और यही नहीं, टीचर्स भी आज हमारे उतने संवेदनशील नहीं हैं जितने उनको होना चाहिए। इसलिए बार बार हमें टीचर्स के साथ काम करने की ज़रूरत है, तभी हम बालिका शिक्षा को और ख़ासकर उन बालिकाओं की शिक्षा को जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं आगे बढ़ा सकते हैं।